बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। शिक्षा माने ज्ञान, ज्ञान बिना नीति अधूरी है और इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए एक सुगढ़ वैचारिक व्यवहारिक शिक्षा नीति की आवश्यकता होती है। इसी का कारण था कि वर्ष 1964 में सिद्धेश्वर प्रसाद, जो कि कांग्रेस के एमपी थे, खुद की सरकार का खिलाफत करते हैं और कहते हैं कि देश में कोई भी शिक्षा नीति नहीं है जिससे छात्र को बढ़ावा मिले एक अच्छे शिक्षा की ओर वो अग्रसर कर सके। जिसके बाद 1968 में पहली दफा देश में नई शिक्षा नीति आती है और पिछले ही हफ्ते एनडीए सरकार के द्वारा देश में तीसरी दफा शिक्षा नीति आई है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसके सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है, हम हर बात पे चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं संवाददाता। नई शिक्षा नीति के जो अहम पहलू हैं और उसके जो मुख्य बिंदु है, उसमें सबसे पहला स्थान आता है स्कूली शिक्षा का, जिसमें सरकार ने स्कूली शिक्षा को 4 भाग में बांटा है। अब वो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है फंडामेंटल स्टेज, जिसमें 3 से 8 वर्ष के छात्र छात्राएं पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 से 11 वर्ष के छात्र छात्राएं पढ़ सकते हैं, जो कि 3 साल का होगा। उसके बाद आते हैं मिडिल स्टेज, जिसमें 11 से 14 वर्ष के छात्र छात्राएं पढ़ सकते हैं, ये भी 3 वर्ष का होगा। और अंत में आता है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 14 से 18 वर्ष के छात्र छात्राएं पढ़ सकते हैं और ये होगा 4 साल का। एक और अहम बिंदु है, वो है प्री एजुकेशन को लेकर सरकार। वो ये है कि 5 वर्ष तक प्री एजुकेशन की शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी और उसके लिए एक ऐसे टीचर भर्ती किए जाएंगे, बहाल किए जाएंगे, जिन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ट्रेनिंग दी गई होगी और वो इस चीजों से ट्रेंड हो। एक और अहम पहलू और एक मुख्य बिंदु है, जो है 6वीं क्लास से कोडिंग का पढ़ाया जाना। हम जानते हैं कि अभी बीटेक खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चों को ढंग से कोडिंग नहीं आता है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कोडिंग को लेकर, जो आगे चलकर देश को भी काफी मदद करने वाला है सिक्योरिटी या फिर साइबर से रिलेटेड टर्म में। अगले पे आते हैं, ये है मिड डे मील को लेकर। हम जानते हैं कि अभी सरकारी स्कूल में मिड डे मील चलाया जाता है, लेकिन वो उतना बेहतर नहीं होता है। सरकार ने कहा है कि हम उस मिड डे मील को और बेहतर करेंगे और साथ ही एक हेल्थ कार्ड भी देंगे, जिससे उन छात्र छात्राओं का रेगुलर हेल्थ चेकअप होता रहेगा। ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि छात्र छात्राओं का मेडिकल चेकअप होना जरूरी है, वो भी उस जगह जैसे गांव में, जहां पे उतने लोग अच्छी तरीके से बाहर नहीं आ पाते हैं और बच्चों का अच्छे तरीके से हेल्थ चेकअप नहीं करा सकते हैं। उस जगह जब सरकार ये चीज लागू करती है तो ये काफी सकारात्मक और सराहनीय कदम। इसके बाद जो हम अगला बिंदु पे आते हैं, वो है संस्कृत को लेकर। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि संस्कृत को क्लास 12वीं तक सरकार ने कहा है कि कंपलसरी करने का प्रयास करेगी, लेकिन फिर भी ये स्टेट पर निर्भर करता है कि वो इस संस्कृत को कंपलसरी करना चाहती है कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का लागू करना, किसी भी नीति का, शिक्षा नीति का लागू करना, वो केंद्र और स्टेट दोनों पर निर्भर करता है। इस नीति का अगला बिंदु क्या है? वो है क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 में सेंसस एग्जामिनेशन का लेना। अब आप कहेंगे ये सेंसस एग्जामिनेशन क्या होता है? वैसा एग्जामिनेशन जो आपकी रुचि को बताएगा और बताएगा कि आप इस सब्जेक्ट में, इस विषय में बेहतर हैं और आगे कर सकते। 10वीं के बाद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है। ये काफी रुचिगत होगा देखना आगे के वक्त में, कि किसी भी छात्र को किसी भी एक स्ट्रीम में नहीं बांधा गया है कि तुम कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, मैथ्स के हो। नहीं, आपको 6 विषय अपने मनपसंद का आप कोई भी चूज कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। ये देखना काफी अच्छा होगा कि कॉमर्स का विद्यार्थी जो होता पुरानी नीति के हिसाब से, वो अगर कॉमर्स लेता है तो वो आर्ट्स भी पढ़ता है, वो मैथ्स भी पढ़ता है, वो साइंस भी पढ़ता है, वो बायोलॉजी भी पढ़ता है। ये काफी दिलचस्प होगा देखना कि छात्र कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। एक और अहम पहलू पे हम बात करना चाहेंगे, वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये एक ऐसा विद्यालय है जो गांव या फिर ग्रामीण इलाकों से आए बच्चों को पढ़ाता है और रख रखाव करके, उनका पालन पोषण करके उन्हें आगे बढ़ाता है। इसमें सरकार ने कहा है कि बोर्डिंग फैसिलिटी को मुफ्त कर दिया जाएगा, यानी कि अगर छात्र छात्राएं वहां रह रहे हैं तो उन्हें उसका कोई फी नहीं लगेगा, केवल उन्हें पढ़ने का फी देना पड़ेगा। एक और बिंदु जिसमें सरकार कहती है कि सिलेबस को कम कर दिया जाएगा और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं या फिर कोर सब्जेक्ट्स के जो कोर टॉपिक्स हैं उस पर फोकस किया जाएगा।
जिससे छात्रों पर दबाव कम हो और जिधर उन्हें फोकस करना है वो उधर ढंग से फोकस कर सके। ये एक और अच्छा कदम है। एक बड़ा ही दिलचस्प चीज जो हमें लगा वो है रिपोर्ट कार्ड। इस बार सरकार ने कहा है कि जो स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे उसमें शिक्षक के तो दिमाग होंगे ही साथ बच्चे भी खुद का आकलन कर पाएंगे कि वो कितने पानी में है, और उनके दोस्त भी बता पाएंगे कि वो अपने दोस्त के बारे में क्या सोचते हैं कि वो कितने पानी में है। ये सेल्फ एनालाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप तभी आगे बढ़ पाते हैं जब आपको पता चलता है कि आप कहाँ हैं और आपको कितनी मेहनत करनी है। ये एक सकारात्मक पहलू में हम इसे देख सकते हैं। अब आते हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पर। ये बड़ा दिलचस्प है। सबसे बेहतर हमें जो लगा वो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का है। उसमें क्या है कि सरकार ने ग्रेजुएशन को 2 तरीके से रखा है। आप बोलेंगे क्या क्या? एक 3 साल और एक 4 साल, और इसमें भी मल्टीपल एग्जिट पॉइंट है। आप चाहे तो 1 साल पढ़कर आप बाहर जा सकते हैं, 2 साल पढ़कर आप बाहर जा सकते हैं, 3 साल पढ़कर आप बाहर जा सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट 4 साल का कोर्स कर सकते हैं। जो 1 साल या 2 साल पढ़कर वो जाएंगे कि हमें कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमें कुछ उस और जाना है, या फिर किसी कारणवश हमें आगे नहीं पढ़ना है, तो वो उस पढ़ाई को वहाँ छोड़कर, उस डिग्री को आगे छोड़कर जा सकते हैं। तो उसमें सरकार ने कहा है कि उन्हें डिप्लोमा डिग्री दी जाएगी। उसके बाद अगर वो 3 साल का कोर्स करते हैं तो उन्हें बैचलर्स डिग्री दी जाएगी, और अगर वो 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो उन्हें रिसर्च बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। जो 4 साल का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए मास्टर्स 1 साल का रखा गया है। उसके बाद डायरेक्ट वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जो 3 साल का बैचलर्स कर रहे हैं उनके लिए वैसा ही मास्टर्स 2 साल के लिए रखा गया है, और उसके बाद फिर वो पीएचडी डिग्री कर रहे हैं। एमफिल को सरकार ने बिल्कुल हटा दिया है। सरकार का कहना है कि आप जब हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको 4 साल का जो ग्रेजुएशन डिग्री होगा उसी में आप 1 साल रिसर्च कर सकते हैं, और फिर आप डायरेक्ट रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही साथ मास्टर्स भी कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज है वो है मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चुनने का। यानी कि अगर आप आईआईटी में हैं और आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट की भी जानकारी दी जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप सिविल इंजीनियर तब नहीं बन सकते हैं आपको कि आपको सिविल की जानकारी हो। आपको पुल किस एनवायरनमेंट, किस परिस्थिति में बनाना है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर आप सही मायने में सिविल इंजीनियर बन। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक बहुत ही अहम फैसला लिया है सरकार ने, वो ये कि अब जीडीपी का 6% सरकार शिक्षा पे खर्च करेगी। अभी सरकार फिलहाल 3% और 3.5% शिक्षा पर जीडीपी का खर्च करती है। अब हम चैलेंजेस पे बात करते हैं कि क्या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के वक्त। सबसे पहला चैलेंज जो हमारे दिमाग में आता है वो है इस देश का शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर। हम हर कोई अवगत है कि हमारे सरकारी स्कूल की हालत क्या है, वहाँ की बिल्डिंग कैसी है, वहाँ के बेंच कैसे हैं, वहाँ की शिक्षा कैसी है, हर कोई जानता है, बताने की जरूरत नहीं। सबसे पहले सरकार को उस ओर ध्यान देकर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। दूसरा चैलेंज जो आने वाला है वो है मदर लैंग्वेज को लेकर, यानी कि मातृभाषा या फिर लोकल लैंग्वेज को लेकर। सरकार ने कहा है कि क्लास 5वीं या फिर हो सके तो क्लास 8वीं तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत आ सकती है? मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो कि पंजाब का रहने वाला है और वो क्लास 2 तक पंजाब में पढ़ता है। उसके पिता का फिर ट्रांसफर हो जाता है साउथ में और फिर वहाँ तमिल पढ़ाई जाती है। तो फिर वो बच्चा कैसे समझ पाएगा कि तमिल में क्या पढ़ाया जा रहा है? इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट का ये डिस्कशन है और इसको होना चाहिए, और फिर भी ये स्टेट पर निर्भर करता है, राज्य पर निर्भर करता है कि इसे लागू करना है या फिर नहीं करना है। उसके बाद एक और चीज़ आता है वो है फॉरेन यूनिवर्सिटी को लेकर। अब आप कहेंगे कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को लेकर क्या दिक्कतें आ सकती हैं? फॉरेन यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर मान लेते हैं कोई देश है, उसके प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति ने ये निर्णय लिया कि हमारे देश से ये यूनिवर्सिटी उस भारत में जाएगी, तो वो यूनिवर्सिटी केस कर सकती है कोर्ट में ये कहते हुए कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, या फिर हमारा जो ब्रांच है वो बाहर नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद एक और जो चैलेंजिंग चीज है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। सरकार ने कहा है कि 8वीं तक आप लोकल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो हम इंग्लिश को अब एज अ फॉरेन लैंग्वेज नहीं ट्रीट करते, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। और इस वक्त अगर इंग्लिश को हटा दें, इंग्लिश मीडियम को हटा देते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। मतलब अगर बिहार का स्टूडेंट है वो बंगाल जाता है तो उसे बंगाली नहीं आती है, तो वो इंग्लिश में बात कर सकता है।
तो अगर ये गैप हटता है तो कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाएगा और फिर काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इंग्लिश ही है कि हम फॉरेन में जाकर अपना एक वर्चस्व कायम कर सकते हैं और इसके ना होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। अगला जो चैलेंज है वो है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। हर कोई जानता है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स की क्या स्थिति है, वो कितना पढ़े लिखे हैं और बीएड का एक एग्जाम देकर क्वालिफाई होकर वो कितना बेहतर पढ़ा सकते हैं। सरकार को इस ओर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बेहतर छात्र तभी अच्छा कर सकता है जब उसे पढ़ाने वाला शिक्षक बेहतर हो और अच्छा हो, ज्ञानी हो और बच्चों पर ध्यान हो। अब ये तो हो गए चैलेंजेस। अब आते हैं वो चीज जो सरकार ऐड कर सकती थी शिक्षा नीति में इसको और बेहतर बनाने के लिए। वो है, पहला है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन आज के वक्त में बहुत ही ज्यादा जरूरी है छात्रों में। छात्र खुलकर बात नहीं कर पाते हैं इसके बारे में और इसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना छात्र को आगे चलकर करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट जो हो सकता था वो है मेंटल हेल्थ को लेकर। हर कोई जानता है कि आज के वक्त में जब हम चारों ओर समाज से घिरे हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, ये करने का, वो करने का, हर कोई हमें टोकता है। तो छात्र पर मेंटल प्रेशर का बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो मेंटल हेल्थ से हमें कैसे डील करना चाहिए और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उन सब चीजों को छोड़कर, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। तो ये थे नई शिक्षा नीति के कुछ सकारात्मक, नकारात्मक और मेरी तरफ से कुछ सुझाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, क्योंकि हम दर्शक को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।